हेलो एवरीवन, कंटिन्यूइंग सॉल्यूशन चैप्टर विद लेक्चर नंबर 11। सो आज हम कवर करेंगे नेक्स्ट टू कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट एंड डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। सो इन दो कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज की आज हम स्टडी करने वाले हैं। उससे पहले एक पॉइंट और चेक करना जो कल हम कर रहे थे, रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। उसमें एक एक्सप्रेशन को और मॉडिफाई करके एक फॉर्मूला बनता है, उसे देख लेते हैं जो कि आज भी हमारे काम आएगा। कल मैंने आपको लिखवाया था कि फॉर डाइल्यूट सॉल्यूशन आरएलवीपी हमारा क्या आ रहा था, मींस रिलेटिव लोअरिंग आ रही थी हमारे पास। पी नॉट इज इक्वल्स टू आपका मोल फ्रैक्शन में अगर हम बात करते हैं एन बी अपॉन एन ए प्लस एन बी, और यहाँ पे क्या होता था, एन ए इज ग्रेटर देन एन बी। सो हम क्या करते थे, यहाँ पे डेल्टा पी अपॉन पी नॉट को क्या लिखते हैं, एन बी अपॉन एन ए लिख देते थे फॉर डाइल्यूट सोल्यूशन। इजंट इट, यही था। अब इसमें क्या, हम इसको ओपन करके अगर लिखे हम, पी नॉट ए लिख लो क्योंकि ये सोलवेंट का प्योर फॉर्म में वेपर प्रेशर होता था। एन बी हमारे मोल्स ऑफ सोल्यूट है, वो उसको एज इट इज पड़े रहने देते हैं। और एन ए सोलवेंट के मोल्स, तो मोल्स को क्या लिख सकते हैं हम, उसका वेट और अपॉन में मोलर वेट ऑफ ए। ये एम जो रहेगा, ये एम डब्ल्यू लिख देते हैं, मोलर वेट ऑफ ए। इजंट इट, ये रहेगा। मोल्स को ऐसे लिखते हैं, मोल्स क्या होता है, गिवन मास अपॉन मोलर मास। तो हमने सॉल्वेंट के मोल्स को लिख दिया डब्ल्यू ए अपॉन एम डब्ल्यू, मीन्स मोलर वेट ऑफ ए। अब मैं अगर ऊपर नीचे दोनों तरफ 1000 से मल्टीप्लाई कर दूं तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये हम रेशनलाइजेशन करते रहते हैं मैथ्स में। तो देखो, इससे हमारे पास एक न्यू एक्सप्रेशन बन जाता है। वो क्या बनेगा कि अगर ये देखें, मोलालिटी के बारे में मैं आपको बता चुका हूं पहले। मोलालिटी थोड़ा सा फिर से देख लेते हैं। मोलालिटी होती है मोल्स ऑफ सोल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी, अगर ये ग्राम में होंगे तो ऊपर 1000 से डिवाइड करके हम इसे केजी में ले लेते हैं। ऐसा ही होता है। अगर आपने मोल कंसेप्ट को थोड़ा बहुत भी पढ़ा हो तो आपको याद होगा, ग्राम को केजी में बदलने के लिए हम 1000 से डिवाइड करते हैं। अगर सॉल्वेंट का मास ग्राम में, तो 1000 से डिवाइड करके वो किलोग्राम में चेंज हो जाएगा। यहाँ पे भी कुछ ऐसी सिचुएशन बन रही है। मोल्स ऑफ सॉल्यूट क्या हमारे, एनबी है यहाँ पे, एनबी अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट डब्ल्यू ए, और 1000 ये चीज हमारे पास आ जाएगी। क्लियर है बेटा? तो ये देखो हमारे पास, अगर मैं इसको मॉडिफाई करके लिखूं, मतलब डेल्टा पी अपॉन पी नॉट, हमारे पास मोलालिटी आ जाएगी। मोलालिटी इज इक्वल्स टू हमारे पास बनेगा एन बी अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट इन किलोग्राम। ये वाला पार्ट इतना जो बनेगा वो हमारा मोलालिटी बन जाएगा। ये वाला पार्ट, और नीचे था ऊपर 1000 वाला। मोलालिटी इनटू मास ऑफ सॉल्वेंट, सॉरी मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट। ये आपका ए को मैं सॉल्वेंट लिख देता हूँ ना, तो आपको याद जल्दी रहेगा। और नीचे वाला 1000। एक ये एक्सप्रेशन बनता है। ठीक है बेटा, ये चीज अपने को न्यूमेरिकल्स में काम आ सकती है। अगर डायरेक्टली उन लोगों ने मोलालिटी दे दी और हमें आरएलवीपी पूछ लिया, भाई रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर क्या है इसमें, तो हम डायरेक्टली यहाँ से मोलालिटी से कर सकते हैं। तो ये एक्सप्रेशन भी थोड़ा इंपॉर्टेंट रहता है उस पॉइंट ऑफ व्यू से, न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से। ओके, क्लियर बेटा? इस पे आप जब क्वेश्चंस करके देखोगे आपको पता चलेगा कि यहाँ काफी काम का फॉर्मूला है। हमेशा काम में नहीं आता, लेकिन कुछ स्पेशल न्यूमेरिकल्स, अगर ऐसा डाटा दिया हुआ हमें, मोलालिटी दे दी डायरेक्टली, तो हम इससे डायरेक्ट सोल्व कर सकते हैं विदाउट डूइंग द कॉम्प्लिकेशंस। मतलब कोई कॉम्प्लिकेटेड चीजें किए बिना, मास निकाले बिना, मोलर मास, सॉरी मास निकाले बिना, मोल्स निकाले बिना हम इसे कर सकते हैं ऐसे यहाँ पे। ओके, तो चलते हैं हम हमारे नेक्स्ट टू कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज की तरफ, जो कि है हमारी सेकंड थी हमारे पास, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। देखो, अपने ना दोनों को एक साथ करेंगे तो वो थोड़ा ज्यादा हमारा टाइम भी सेव होगा और समझ में भी चीजें आएंगी, क्योंकि दोनों के लिए एक ही टाइप की चीज बनती है। एक ही फेज डायग्राम जो हमने पहले किया था उसी से हम समझ सकते हैं दोनों आपकी कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज को, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट और डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। यहाँ पे अगर हम लिखें तीसरा, तो ये बन जाएगा आपका डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। ओके, अब देखो कि होता क्या है, अगेन इस चीज पे लेके चलेंगे हम
कि कोई हमारे पास कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज किसका पार्ट था, सॉलिड सॉल्यूशन का पार्ट था। सॉलिड सॉल्यूशन मींस जिसमें सॉलिड लिक्विड सॉल्यूशन, जिसमें सॉल्वेंट आपका लिक्विड है और आपका सोल्यूट सॉलिड है, मींस नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट। तो ये डाला हमने, ये लिया एक आपका कंटेनर, कंटेनर में पहले प्योर लिक्विड था, उसमें हमने नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट डाल दिया, नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट डाला। बना के दिखाने की वैसी जरूरत नहीं थी फिर भी, लेकिन आपको याद आ जाएगा, नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट हमने यहाँ पे डाल दी, नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड कर दिया, एडिंग नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट। अब बॉइलिंग पॉइंट की आपको डेफिनेशन याद होगी कि ऐसा टेम्परेचर, द टेम्परेचर एट विच, द टेम्परेचर एट विच द वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन या लिक्विड, जिसका भी हम बॉइलिंग पॉइंट की बात कर रहे हैं, अगर हम यहाँ पे सॉल्यूशन की बात करेंगे तो वेपर प्रेशर भी सॉल्यूशन आ जाएगा, सॉल्यूशन का आएगा। द टेम्परेचर एट विच द वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन बिकम्स इक्वल टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर, उस गिवन सिचुएशन में जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर रहेगा उसके इक्वल अगर हो जाता है तो वो उसका बॉइलिंग पॉइंट कहलाता है ना। कि हम अगर एक सॉल्यूशन को इतना गर्म करें कि उसका वेपर प्रेशर बाहर के एक्सटर्नल एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल हो जाएगा, तो उस टेम्परेचर पे वो सॉल्यूशन बॉईल करना शुरू हो जाता है, तो उस टेम्परेचर को हम क्या कह देते हैं, बॉइलिंग पॉइंट कह देते हैं। ठीक है। अब हमने देखा कि नॉन वोलेटाइल सोल्यूट डाला, नॉन वोलेटाइल सोल्यूट डालने से हमें पता है क्या होता है कि वेपर प्रेशर में कमी आ जाती है, लोअरिंग इन वेपर प्रेशर अकर्स, लोअरिंग इन वेपर प्रेशर अकर्स। अब बात सुनो कि अगर वेपर प्रेशर कम हो गया नॉन वोलेटाइल सोल्यूट डालने से, तो हमें उसको और ज्यादा गर्म करना पड़ेगा कि उसका वेपर प्रेशर एक्सटर्नल एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल हो जाए। पहले से कम हो गया, अगर जब प्योर वाटर था, जब उसका वेपर प्रेशर ज्यादा था, लेकिन हमने जैसे ही नॉन वोलेटाइल सोल्यूट डाला, मान लो आपने शुगर डाल दी उसमें, वो एक नॉन वोलेटाइल सोल्यूट है, शुगर डालने से उसका वेपर प्रेशर कम हो गया वाटर का, मींस ओवरऑल सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर कम हो गया। अब हमें उसको और ज्यादा हीट करना पड़ेगा कि उसका वेपर प्रेशर सॉल्यूशन का एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल हो जाए, सो दैट कि वो बॉयल हो जाए। तो उससे कुछ टेम्परेचर उसके बॉइलिंग पॉइंट में एलिवेशन आया, ज्यादा बढ़ा ना, बॉइलिंग पॉइंट बढ़ा, इसी चीज को हम क्या कह देते हैं, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट कह देते हैं। सेम केस डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट के साथ भी होता है कि जब हम नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट डालते हैं तो हमें ज्यादा ठंडा करना पड़ता है, सो दैट कि वो फ्रीज हो जाए। अपोजिट है, बॉइलिंग पॉइंट में इंक्रीज आएगा, फ्रीजिंग पॉइंट में डिप्रेशन आएगा, मतलब डिक्रीज होगा। वो फेज डायग्राम से आपको दोनों ही क्लियर हो जाएंगे कि बॉइलिंग पॉइंट में एलिवेशन कैसे आ रहा है और फ्रीजिंग पॉइंट में डिप्रेशन कैसे आ रहा है। तो देखते हैं फेज डायग्राम से। तो ये कहानी आपको समझ में आ गई होगी, नॉन वोलेटाइल सॉल्यूशन सॉल्यूट डालने से कि वेपर प्रेशर कम हुआ, इसके कारण ये दोनों चीजें हो रही हैं, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट एंड डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। तो इसे और अच्छे से समझते हैं हम हमारे फेज डायग्राम से, इसीलिए आपको फेज डायग्राम करवाया गया था। नहीं तो ज्यादातर आपको देखने को मिलेगा कि सीधा ही करवा दी जाती हैं ये चीजें। लो भाई, ऐसा कुछ हमारा फेज डायग्राम होता था। ये था प्योर वाटर का, ये होता था प्योर वाटर का, इसको कुछ ऐसा ले लिया, ये था प्योर वाटर का क्या फेज डायग्राम, यहाँ पे प्रेशर और यहाँ पे आपका टेम्परेचर, ये चीज होती थी। ये प्योर वाटर का आपका फेज डायग्राम। भाई यहाँ पे सॉलिड हो गया, यहाँ पे लिक्विड हो गया, यहाँ पे वेपर हो गया। तो ये चीजें लिखने की वैसी जरूरत नहीं है, पर फिर भी चलो आपको याद आ जाएंगे। अब जो फेज डायग्राम बनेगा उस सॉल्यूशन का जिसमें हमने नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट डाल दिया और उसके वेपर प्रेशर में कुछ कमी आ गई, तो उसका कुछ फेज डायग्राम ऐसा बनेगा, जैसे मैं डॉट डॉट से शो करूंगा यहाँ। ये जो है, दिस इज द फेज डायग्राम ऑफ सॉल्यूशन, ये है फेज डायग्राम ऑफ सॉल्यूशन। अब यहाँ पे थोड़ी सी हम लिख लें
भाई मान लो कि ये एक आपका 1 एटीएम प्रेशर है, एक्सटर्नल प्रेशर भी 1 एटीएम होता है। इस पे ही आपका जो पहले वाटर का जो बॉइलिंग पॉइंट था ये था कुछ, जो वाटर का बॉइलिंग पॉइंट है कुछ ऐसा है। दिस दिस इज द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर, जब वो लिक्विड प्योर फॉर्म में था अपना, तब सॉल्यूशन नहीं बना था। और अगर हम यहाँ पे इसको इस लाइन को आगे खींचें तो यहाँ पे हमारा इस वेपर प्रेशर पे वो, ये वेपर प्रेशर है वो जो सॉल्यूशन का है, ये कितने टेम्परेचर पे 1 एटीएम के इक्वल हो रहा है, थोड़ा सा इंक्रीज आएगा, क्योंकि देखो नीचे वाला जो एक्सिस है वो टेम्परेचर को डिनोट कर रहा है। ये चीज देख, ये जो इंक्रीज आएगा ये हमारा डेल्टा टीबी हो जाएगा, मींस एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। ये है डेल्टा टीबी, डेल्टा टीबी। ये था हमारा बॉइलिंग पॉइंट में इंक्रीज, ग्राफ के थ्रू समझना है तो इसे। और अगर फ्रीजिंग पॉइंट में भी एक साथ देख लेते हैं, मैंने आपको कहा कि दोनों दोनों की दोनों कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज हम एक साथ ही देख लेंगे, तो ये आपका कुछ ऐसा बन जाएगा। इसको हम सीधा ही बना देते हैं भाई। तो ये आपका कुछ पहले जो फ्रीजिंग पॉइंट था वो था कुछ यहाँ पे, ये था टी एफ। इसे आप लिख लो, पहले ये टीबी था, ये आ गया आपका टीबी डैश, मतलब सॉल्यूशन का, ये सॉल्वेंट का। और ये आपका पहले टीएफ था और अब आ गया टी एफ डैश। देखो इस ये अपोजिट हो गया, ये डिक्रीज हो गया टेम्परेचर, फ्रीजिंग वाला टेम्परेचर डिक्रीज हो गया, इसलिए हम इसे कहते हैं भाई डिप्रेशन अकर हुआ है, किसमें, फ्रीजिंग पॉइंट में डिप्रेशन हुआ है, मतलब कम हुआ है। मेंटल वाला डिप्रेशन मत ले लेना आप। सो डेल्टा टी एफ ये हो गया हमारा। क्लियर है बेटा? ये फेज डायग्राम के थ्रू हमने समझा कि कैसे बॉइलिंग पॉइंट बढ़ रहा है, कैसे फ्रीजिंग पॉइंट कम हो रहा है। देखो फिर से बता देता हूँ कि पहले वाटर का बॉइलिंग पॉइंट था, इस टेम्परेचर पे उसका वेपर प्रेशर था वो 1 एटीएम के इक्वल हो रहा था। अब जो हमने नया सॉल्यूशन बनाया उसका फेज डायग्राम ये है, और उसका कुछ ज्यादा टेम्परेचर पे, इतने ज्यादा टेम्परेचर पे थोड़े से जो इंक्रीज हुआ, इस टेम्परेचर पे जाके उसका जो वेपर प्रेशर है वो 1 एटीएम के इक्वल हो रहा है। इसलिए हम कह रहे हैं कि बॉइलिंग पॉइंट बढ़ गया। लेकिन फ्रीजिंग पॉइंट में देखेंगे तो वो पहले से कम हो चुका है उस वेपर प्रेशर पे पहुंचने के लिए। क्लियर है बेटा? हमें उसको ज्यादा ठंडा करना पड़ेगा तब जाके वो सॉल्यूशन फ्रीज होगा। और बॉइलिंग के केस में देखें तो हमें उसे ज्यादा गर्म करना पड़ेगा तब जाके वो बॉयल होगा। तो ये कहानी रहती है। अब हम समझ लेते हैं कि इसे मैथमेटिकल फॉर्म में कैसे करें। तो इसे भी हम देखते हैं। सो यहाँ पे एक और ग्राफ बना लेते हैं, सिंपल से ग्राफ के थ्रू समझ लेंगे फिर। ये था हमारा वाटर का, इसी से उठा लिया मैंने इतना इतना पार्ट, लिक्विड वाला पार्ट। ठीक है, लिक्विड वाले पार्ट का ग्राफ मैंने यहाँ पे बना लिया वाटर के लिए। और दो सॉल्यूशंस हैं हमारे पास, कोई ऐसे करके। ठीक है, ये आपका वाटर रहा, और ये सॉल्यूशन फर्स्ट, ये सॉल्यूशन सेकंड है। ये अगेन प्रेशर रहेगा सिमिलर टू फेज डायग्राम, और ये यहाँ पे रहेगा टेम्परेचर। ठीक है बेटा? तो सॉरी, एक सेकंड का जस्ट होल्ड रखिएगा, क्योंकि वॉइस में प्रॉब्लम आ जाएगी तो फिर दिक्कत होगी। लेट मी पुट इट ऑन अगेन। ओके, आई होप कि आपको आवाज अच्छी आ रही होगी। ठीक है बेटा, तो अब इसे देख लेते हैं हम। ओके, ठीक है, थैंक यू। सो देखो ये वाटर का था, ये कोई सॉल्यूशन फर्स्ट है, ये कोई सॉल्यूशन सेकंड है। वाटर का जो बॉइलिंग पॉइंट था वो मान लो कि ये 1 एटीएम, अगेन ये यहाँ पे रहेगा, इसे रख लेते हैं हम ऐसा कुछ। तो देखो यहाँ पे कुछ वाटर का बॉइलिंग पॉइंट आ रहा था। ठीक है, टीबी, और ये फर्स्ट सॉल्यूशन का, ये टीबी 1, टीबी डैश, इसे आप कर लोगे सो ये टीबी डबल डैश ले सकते हो। तो इनमें जो गैप आएगा वो हमारे लिए डेल्टा टीबी हो जाएगा। ये डेल्टा टीबी हो जाएगा 1, ये डेल्टा टीबी, सॉरी, पूरा का पूरा डेल्टा टीबी हो जाएगा ये, डेल्टा टीबी 1 फर्स्ट सॉल्यूशन के लिए मतलब।
और ये डेल्टा टी बी टू आप सेकंड सॉल्यूशन के लिए कह सकते हो। अब देखो ये ग्राफ सॉल्यूशन वन और सॉल्यूशन सेकंड के मैंने बनाए कैसे, मैंने आपको बताया था ऊपर, जैसे ही हम नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट को डालते हैं तो वेपर प्रेशर कम हो जाता है। ठीक है, जितना ज्यादा नॉन वोलेटाइल सॉल्यूशन डालेंगे उतना वेपर प्रेशर कम होगा। कल ही हमने देखा था ये कि उसके जितने ज्यादा मोल फ्रैक्शन होंगे सॉल्यूट के, उतनी ज्यादा उसमें लोअरिंग हो रही थी वेपर प्रेशर में, और उतनी ज्यादा उसमें रिलेटिव लोअरिंग हो रही थी। आरएलबीपी भी उतना ही ज्यादा था जितना उसमें सोल्यूट का मोल फ्रैक्शन था, मतलब सोल्यूट की अमाउंट जितनी ज्यादा थी उतना वेपर प्रेशर कम हो रहा था। ऊपर भी हमने ये देखा कि वेपर प्रेशर में जैसे हम नॉन वोलेटाइल सोल्यूट डालते हैं तो उसका वेपर प्रेशर कम हो जाता है ग्राफ के थ्रू भी। तो यहाँ पे भी जो दो ग्राफ हैं फर्स्ट और सेकंड, फर्स्ट में जो कमी आई होगी वेपर प्रेशर में उसमें डेल्टा पी आई होगी, सेकंड में भी कुछ आई होगी डेल्टा पी टू हो जाएगी। तो जो एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट है वो डायरेक्टली आप कह सकते हो प्रोपोर्शनल है लोअरिंग इन वेपर प्रेशर के। बिल्कुल कह सकते हैं, बिल्कुल कह सकते हैं। सो डेल्टा टी बी है, अगर हम जनरलाइज लिखें तो वो डेल्टा पी के, डेल्टा टी बी क्या हुआ हमारा, यहाँ पे मैं क्लियर कर दूं, डेल्टा टी बी है हमारा एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, इन बॉइलिंग पॉइंट। और यहाँ पे डेल्टा टी एफ, डेल्टा टी भी मैंने लिख दिया तो डेल्टा टी एफ को लिख देते हैं यहाँ पे अकेले। ये हो जाएगा आपका डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। ओके, सो अब देखो कि आपको मेरा कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। जो मैंने बोला कि जो बॉइलिंग पॉइंट में एलिवेशन हो रहा है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू है हमारे वेपर प्रेशर में जितनी कमी आई है, कह सकते हैं ना ये चीज। वो चीज हमें यहाँ पे डायग्राम से ही पता चल रही है, ऊपर भी हम कह सकते हैं कि जितना वेपर प्रेशर उसमें कम हुआ था ये कम हो गया था। ठीक है, आपको कैसे पता चलेगा कम हुआ, ये ग्राफ से समझ सकते हो कि अगर हम एक ही टेम्परेचर ले लें, ये वाला टीबी वाला एक टेम्परेचर ले लें मान लो, या आप ये कह सकते हैं इसमें इसी ग्राफ में देख लो भाई, ऊपर वाले में नहीं जाते हम, इसी ग्राफ में देख लो कि एक टेम्परेचर ले लिया मान लो टीबी जो कि वाटर का बॉइलिंग पॉइंट था, उस टेम्परेचर पे वाटर का वेपर प्रेशर क्या था 180 था। उसी उसी टेम्परेचर पे, उसी टेम्परेचर पे इस फर्स्ट सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर कितना है, इतना आया, जो कि 180 से कम है, डायरेक्टली हमें ग्राफ से दिख रहा है। और सेकंड की बात करें उसका और कम आएगा, उसका यहाँ पे आ जाएगा कुछ, इस ग्राफ को अगर आप पीछे की तरफ एक्सटेंड करोगे तो यहाँ पे कुछ आएगा। तो यहाँ से पता चल रहा है ना कि जितना ज्यादा उसमें वेपर प्रेशर में कमी आई थी, यहाँ पे इस ग्राफ में देखो ये वाले पार्ट में ऊपर वाले के लिए इतनी ही कमी है, तो उसका कुछ डेल्टा टीबी वन इतना बड़ा है। ठीक है, फर्स्ट वाले में वेपर प्रेशर में इतनी कमी थी तो उसका बॉइलिंग पॉइंट की अमाउंट कुछ ऐसे डेल्टा टीबी वन है। और सेकंड वाले के लिए इतना कम है भाई डेल्टा वेपर प्रेशर, तो उसके लिए और ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट में एलिवेशन हुआ है। सो अल्टीमेटली हम कह सकते हैं कंक्लूजन फ्रॉम ग्राफ क्या निकलता है, कंक्लूजन फ्रॉम ग्राफ हमारे पास ये निकलेगा, कंक्लूजन क्या निकलेगा, या ऑब्जर्वेशन कह सकते हो आप, कंक्लूजन तो अभी हम निकालेंगे आगे। ऑब्जर्वेशन हम कह सकते हैं भाई जो एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डेल्टा पी है। डेल्टा पी हम क्या कह दें कि आपका चेंज इन, सॉरी लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। सो हमने ऊपर देखा था कि अगर हम लिख लें कि फॉर डाइल्यूट सॉल्यूशन, फॉर डाइल्यूट सॉल्यूशन डेल्टा पी का जो हमारे पास फॉर्मूला आया था, डेल्टा पी अपॉन पी नॉट इज इक्वल्स टू मोलैलिटी इन टू मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट अपॉन 1000। ओके, और डेल्टा पी को आप क्या लिख सकते हैं यहाँ पे, मोलैलिटी इनटू मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट इनटू पी नॉट अपॉन 1000। सो देखा जाए तो इस फॉर्मूला में जो सिर्फ वेरिएबल चीज क्या हो सकती है, मोलैलिटी हो सकती है, जो कि हम चेंज कर सकते हैं बाय चेंजिंग द अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट। बाकी मोलर मास जो सॉल्वेंट का रहेगा वो भी कांस्टेंट है, वेपर प्रेशर जो उसका है फिक्स टेम्परेचर पे वो भी कांस्टेंट रहेगा प्योर फॉर्म में, और 1000 तो वैसे भी कांस्टेंट है। सो क्या आप इसे कह सकते हो डेल्टा पी, जो कि हमारा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू है मोलैलिटी, कह सकते हो। इसी चीज को हम यहाँ पुट कर दें, हमारी इक्वेशन 1 है।
सो हमने लिखा डेल्टा टी बी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोलैलिटी। क्लियर है बेटा? सो डेल्टा टी बी, अगर यहाँ पे एक हम प्रोपोर्शनल का साइन हटाएंगे तो हमारे पास एक कांस्टेंट आएगा जिसे हम के बी कहेंगे, डॉट एम। के बी हमारे पास क्या हो जाएगा यहाँ पे, के बी इज मोलल, एक तो पहले इसे डब्बा बंद कर दो क्योंकि हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, बाहर ना निकल जाए कहीं। मोलल एलिवेशन कांस्टेंट, और या फिर इसे कहते हैं एब्यूलियोस्कोपिक कांस्टेंट। क्लियर बेटा? ये फॉर्मूला आपके लिए इंपॉर्टेंट है भाई, डेल्टा एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, और इसमें मोलैलिटी में रिलेशन क्या आ गया हमारा, के बी साथ में एक आ गया कांस्टेंट। ओके, और जो केबी का फॉर्मूला होता है वो केबी का अगर आगे हमें निकालना हो, केबी कैसे निकाला जाए, मान लो कि पूछ लिया कि आपको केबी नहीं गिवन तो कैसे निकाल सकते हैं, आर टी बी बॉइलिंग पॉइंट स्क्वायर इंटू मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट अपॉन 1000 इंटू डेल्टा एच वेपराइजेशन। क्यों? क्योंकि हम बॉइलिंग की बात कर रहे हैं तो एंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन ही यूज करेंगे। आर क्या है? यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट। टीबी क्या है हमारे लिए? बॉइलिंग पॉइंट, और मोलर वेट आ जाएगा एमडब्ल्यू ऑफ सॉल्वेंट। सो केबी इज प्रॉपर्टी ऑफ सॉल्वेंट ओनली। ये डिपेंड नहीं करेगा अभी उसमें सोल्यूट क्या डाला है, सिर्फ वाटर सॉल्वेंट की ही प्रॉपर्टी है, चाहे वो वाटर हो या कोई अदर सॉल्वेंट हो जाए। प्रॉपर्टी ऑफ सॉल्वेंट, ये सॉल्वेंट के नेचर पे डिपेंड करता है केबी की वैल्यू। ऐसा नहीं है कि आप एक वाटर ले लो उसमें अलग अलग टाइप के सोल्यूट डाल दो तो केबी की वैल्यू चेंज हो जाएगी ना, वाटर तो सेम है, वाटर तो एक ही जैसा सॉल्वेंट ले रखा है ना हमने, तो वो केबी की वैल्यू सेम रहेगी। सिमिलरली अगर हम देखें कि हमने कहानी एलिवेशन डिप्रेशन एंड फ्रीजिंग पॉइंट की भी एक जैसी देखी थी, तो हम इसी ग्राफ के थ्रू एक कंक्लूजन निकाल लेते हैं भाई, ऐसा ही हमारे किसके साथ होता है भाई, हमारे फ्रीजिंग पॉइंट के साथ भी हो जाता है कि डेल्टा टी एफ भी आएगा, जो डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट आएगा जो, वो भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा मोलैलिटी ऑफ द सॉल्यूशन। एंड डेल्टा टी एफ, यहाँ पे हम प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाएंगे तो के एफ आ जाएगा। इसका भी बताते हैं क्या है, ये हो जाएगा आपका, ये डिप्रेशन कांस्टेंट हो जाएगा, जैसे एलिवेशन था वो, ये डिप्रेशन कांस्टेंट हो जाएगा, कांस्टेंट। या फिर आप इसे कहोगे क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट, क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट कहेंगे। इसका फॉर्मूला भी सिमिलर आ जाएगा, के एफ इज इक्वल्स टू आर टी एफ स्क्वेयर इंटू मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट अपॉन 1000 इंटू डेल्टा एच, यहाँ पे फ्यूजन आ जाएगा, सॉरी आपका फ्रीजिंग के लिए जो एंथैल्पी हम यूज करते हैं वो आ जाएगी यहाँ पे। क्लियर बेटा? अब देखते हैं कि इसमें एक इसे और मॉडिफाइड फॉर्म में लिखना जाए तो एक और चीज बनती है यहाँ पे, आर टी बी स्क्वेयर अपॉन 1000 डॉट एल वी, ये क्या होती है, लेटेंट हीट, सो आप लिख दोगे एल वी इज इक्वल टू डेल्टा एच अपॉन मोलर मास होता है। सेम यहाँ पे बन जाएगा के एफ इज इक्वल टू आर टी एफ स्क्वेयर इंटू मोलर मास, सॉरी मोलर मास हट जाएगा अभी क्योंकि हम इसे लेटेंट हीट की फॉर्म में लिखने वाले, ये लेटेंट हीट ऑफ फ्रीजिंग हो जाएगा, फ्यूजन हो जाएगा। क्लियर बेटा? एक सेकेंड, हाँ जी। सो ये रहा आपका दो कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज। अब हम इस पे एक सिंपल सा क्वेश्चन देख लेते हैं, सिंपल सा नहीं, अच्छा क्वेश्चन, सॉरी, सिंपल सा क्वेश्चन तो आप कर लोगे, मेरे को पता है, इतना अच्छा पढ़ाया आपको, अब क्वेश्चन करने लायक हो जाओगे। अब बस एक चीज का ध्यान रखना, इस जैसे क्वेश्चन में अगर जनरल क्वेश्चन आते हैं तो आपको सिर्फ एक चीज आनी चाहिए, वो क्या है, मोलैलिटी निकालनी आनी चाहिए, मोलैलिटी निकालनी आनी चाहिए, मोल कंसेप्ट वाला पार्ट आपका स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, तभी आप इसके क्वेश्चंस कर पाओगे। अगर आपको मोल्स ना निकालने आए, मोलैलिटी ना निकालनी आई, तो फिर ये कॉन्सेप्ट सीखे ऐसे के ऐसे ही रह जाएंगे। सो मोलैलिटी, मोल फ्रैक्शन कैसे निकालते हैं, इनका रिलेशन क्या है आपस में, इन चीजों के ऊपर आपकी पकड़ होनी चाहिए, अच्छी ग्रिप होनी चाहिए। ओके, सो देख लेते हैं एक अच्छा सा क्वेश्चन, इस पे अच्छा सा क्वेश्चन करवा रहा हूँ, सिंपल क्वेश्चन नहीं करवाऊंगा। सो चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन हमारा इसके ऊपर कि हमारे पास क्वेश्चन है 0.5 मोल ऑफ अ नॉन volatile solute is dissolved
इन बेंजीन, बेंजीन भी भाई एक सॉल्वेंट है, ठीक है, इन बेंजीन, इन 1 किलोग्राम बेंजीन, इन 1 किलोग्राम बेंजीन। ओके, ये दे दी कि हमें कहानी छोटी सी, अब उसमें हमसे दो पार्ट पूछे। ए है फाइंड द डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। तो सेकंड है हमारे पास, सेकंड है हमारे पास, इसका क्वेश्चन है, देख लेते हैं इसको ढंग से क्या लिखा है। इफ दिस सॉल्यूशन इज, if this solution is slowly cooled down to 275 Kelvin, then find the mass of frozen, फ्रोजन बेंजीन, फ्रोजन मतलब कितना वो फ्रोज हो चुका है, जम चुका है। ओके, फ्रोजन बेंजीन एंड also find molality of the solution, and also find molality of सॉल्यूशन। तो इस क्वेश्चन में हमारे पास दो चीजें, हमसे दो चीजें पूछ ली, और गिवन डाटा हमारे पास क्या है, वही जो के एफ रहेगा हमारे लिए, के एफ ऑफ बेंजीन, वो क्या गिवन है हमें यहाँ पे, वो दिया है 5 केल्विन किलोग्राम पर मोल। ओके, और जो टी एफ है, मतलब फ्रीजिंग पॉइंट, एफ पी लिख लो, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ बेंजीन है जो, वो है 278.5 केल्विन। क्लियर है बेटा, ये डाटा हमें दिया है, हमसे क्वेश्चन पूछा है। तो पहला पार्ट तो काफी सिंपल है, फाइंड द डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। अब देख लेते हैं कैसे निकालेंगे इसे। ए सॉल्यूशन, डेल्टा टी एफ सिंपल, जो हमने फॉर्मूला ऊपर देखा था, डेल्टा टी एफ इज इक्वल्स टू के एफ डॉट एम। डेल्टा टी एफ हमें फाइंड करना है, के एफ हमें हमें दिया है 5 इंटू मोलालिटी क्या हो जाएगी भाई, मोल्स। मोलालिटी क्या होती है देख लो भाई, मोलालिटी होती है मोल्स ऑफ सोल्यूट, फिर से बता रहा हूँ, बताने की चीज नहीं है, अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट इन किलोग्राम, इन किलोग्राम। अगर ग्राम में दिया तो 1000 से डिवाइड हो जाएगा, मतलब ऊपर चला जाएगा 1000। अगर किलोग्राम में दिया तो बेस्ट पार्ट हमें किलोग्राम में दे रखा है 1 किलोग्राम। सो मोल्स कितने हमारे पास 0.5 अपॉन मास कितना है 1 किलोग्राम ऑफ सॉल्वेंट। सो डेल्टा टी एफ हमारा यहाँ से आ जाएगा 2.5 केल्विन। ओके, यूनिट्स कट करके देखोगे तो केल्विन में आएगा। सो अब क्या कह सकते हो, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट है, ये क्या है, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, फ्रीजिंग पॉइंट। एक्चुअल फ्रीजिंग पॉइंट क्या हो जाएगा भाई, डेल्टा टी एफ को अगर हम फाइंड करें तो ये हो जाएगा टी एफ हमारे पास माइनस आपका टी एफ डैश। ओके, सो ये 2.5 है, तो इधर हमारा क्या आ जाएगा 270, 8.5 में दिया है, और टी एफ डैश यहाँ पे ये हो गया। सो ये हमारे पास टी एफ डैश का आ जाएगा, फ्रीजिंग पॉइंट से पूछा नहीं है, फिर भी फाइंड कर रहे हैं 276 केल्विन। तो सेकंड पार्ट में देखते हैं, दिस सॉल्यूशन इज स्लोली कूल डाउन टू 275 केल्विन, फाइंड द मास ऑफ फ्रोजन बेंजीन एंड आल्सो फाइंड मोलैलिटी ऑफ द सॉल्यूशन। सो बी पार्ट देखें हम, बी पार्ट में क्या ये हमें उसने पीएफ दे दिया, सॉरी टेम्परेचर दे दिया हमें कि उसने कितने तक ठंडा कर दिया 275 केल्विन, और हमारे पास उसका एक्चुअल में फ्रीजिंग पॉइंट कितना है बेंजीन का, वो है हमारा 278.5 केल्विन। ओके, सो डेल्टा टी एफ कितना आया भाई, यहाँ पे डिप्रेशन कितना हुआ 3.5 केल्विन। ओके, अगेन अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला, भाई क्या हो रहा है, थोड़ी सी बैंटिंग में दिक्कत आ रही है आई थिंक। सो डेल्टा टी एफ इज इक्वल्स टू के एफ डॉट एम। सो डेल्टा टी एफ कितना है 3.5, सेकेंड पार्ट से है ना, फर्स्ट वाले पार्ट में रखा हो 2.5 था, के एफ कितना है 5, तो मोलैलिटी आ जाएगी हमारे पास 0.7 मोल पर केजी। अब हमसे पूछा है कि कितना पार्ट उसका बेंजीन का फ्रोजन हो चुका होगा, वो देखते हैं। अगर मेरे पास मोलैलिटी 0.7 है तो मोलैलिटी क्या होगी, मोल्स ऑफ सोल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट।
तो एक चीज याद रखना, जब हम फ्रोजन करते हैं किसी चीज को तो सिर्फ सोलवेंट फ्रीज होता है, सोल्यूट नहीं फ्रीज होता, सिर्फ सोलवेंट फ्रीज होता है। तो मोल्स ऑफ सोल्यूट तो 0.5 ही रहेंगे, मोलैलिटी कितनी आई 0.7, मोल्स ऑफ सोल्यूट सेम रहेंगे 0.5, जैसा कि स्टार्टिंग में क्वेश्चन में गिवन था। मास ऑफ सॉल्वेंट हम देख लेंगे कितना है। मास हमारे पास आ गया, मास ऑफ सॉल्वेंट हमारे पास आया है वो 5/7 इन किलोग्राम आया। मतलब अभी सॉल्वेंट मतलब लिक्विड की फॉर्म में वो 5.5/7 किलोग्राम की फॉर्म में बचा हुआ है। फ्रोजन कितना हो गया होगा, इनिशियली कितना था 1 किलोग्राम था, बचा कितना हुआ 5/7 किलोग्राम है। तो फ्रोजन सॉल्वेंट कितना हो जाएगा, फ्रोजन सॉल्वेंट हमारे पास 1 माइनस 5/7 मीन्स 2/7 किलोग्राम। तो ये कहानी आपको समझ में आनी चाहिए। सॉल्वेंट का ही जो फेज है वो चेंज होता है, मतलब वही फ्रीज होगा या वही बॉयल होगा, ना कि सॉल्यूट आपका फ्रीज होगा। सॉल्यूट के मोल्स उतने ही रहेंगे चाहे आप कितना भी ठंडा कर दो, सॉल्यूट तो सॉलिड है ना भाई ऑलरेडी, उसको क्या चेंज करने की जरूरत है अपनी फेज। लिक्विड तो अपना सॉल्वेंट था तो वही फ्रीज हुआ, उसका बाद में बचा कितना, अकॉर्डिंग टू 0.7 मोलैलिटी 5/7 किलोग्राम बचा हुआ था लिक्विड फॉर्म में। और हमने देखा इनिशियली हमारे पास 1 kg था, तो कितना फ्रीज हो गया 1 माइनस 5/7 मीन्स 2/7 किलोग्राम। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। कल मिलते हैं नए कोलिगेटिव प्रॉपर्टी मीन्स ऑस्मोटिक प्रेशर के साथ। थैंक यू।